दोस्तों, ये कहानी का दूसरा पार्ट है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस कहानी का पहला पार्ट नहीं सुना है, तो आप चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। उस छोटे से टुकड़े पर सिर्फ इतना लिखा था, ने कहा कि वो मुझे अपना बनाकर ही रहेगा। मैं राजवीर से भी कुछ नहीं कह सकती थी, वरना बस इसके आगे सब कुछ जला हुआ था। लेकिन इतने से टुकड़े से मुझे पूरी बात समझ नहीं आ रही थी। लेकिन बस अब इतना शक पक्का हो गया था कि कोई तो था जो नंदिनी दीदी के पीछे पड़ा था। लेकिन आखिर वह कौन था? फिर मुझे वहाँ एक कंगन पड़ा हुआ मिला। वह कंगन सोने का था। और जब मैं बाहर आई तो मैंने मीना को दिखाया, तो उसने कहा कि ये तो नंदिनी भाभी का ही है। और वह कागज का टुकड़ा भी दिखाया, जिसे देखकर मीना कहने लगी कि नंदिनी भाभी को लिखने का शौक था। वह अक्सर डायरियाँ लिखा करती थीं और ये उनकी ही लिखावट है। इसके बाद हमने अच्छे से ताला लगाकर उस कमरे को बंद कर दिया और हम वापस अपने कमरे में आ गए। लेकिन काफ़ी रात तक हम यही सोचते रहे कि आखिर नंदिनी दीदी ने इस कागज़ के टुकड़े पर किसका जिक्र किया है। कौन था जो उनसे इस तरह की बात कर रहा था? मीना को भी समझ में नहीं आ रहा था कि भला ऐसा कौन हो सकता है। क्या वह कोई बाहर वाला था या कोई घर वाला? यह सब सोच सोच कर हम लोग थक गए थे और फिर लेटकर चुपचाप सो गए। फिर ना जाने रात के किस पहर में मुझे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ से मेरी आँख खुली। जब मैंने उठकर देखा तो नंदिनी दीदी का वह कंगन ज़मीन पर इस तरह से नाच रहा था जैसे वह किसी के हाथ से छूट कर गिरा हो। मुझे समझ नहीं आया कि ये कंगन भला ज़मीन पर कैसे आ गिरा। मैं जैसे ही उसे उठाने के लिए आगे बढ़ी, वह लुढ़क कर दरवाजे के पास पहुंचा। मैंने वहां जाकर उसे उठा लिया कि तभी मुझे किसी औरत के तेज़ तेज़ चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैं घबरा गई कि भला इतनी रात को कौन औरत है जो हवेली में चिल्ला रही है। मैं पीछे पलटकर बिस्तर पर देखने लगी ताकि मैं मीना को भी जगा सकूं। लेकिन मैंने देखा कि मीना तो बिस्तर पर थी ही नहीं और ना ही वहाँ मेरा मुन्ना था। ये सब देखकर मैं डर गई और तुरंत ही दरवाज़ा खोलकर बाहर भागी और ज़ोर ज़ोर से मीना को आवाज़ लगाने लगी। पर मुझे बाहर कोई नज़र नहीं आ रहा था और वह चीखने की आवाज़ें बढ़ती ही जा रही थीं। मैं उन आवाज़ों का पीछा करते हुए एक कमरे तक पहुंची और जैसे ही मैंने जोर देकर उस दरवाजे को खोला तो सामने का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ चुके थे, क्योंकि वहाँ पर सामने एक औरत के साथ एक आदमी वो हरकत कर रहा था जो कोई भी शरीफ औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और इसीलिए वह औरत इतनी बुरी तरह से चीख रही थी। लेकिन वह कौन थी और वह आदमी कौन था? मैं जैसे ही उस औरत को बचाने के लिए आगे बढ़ी कि तभी मुझे उस औरत का चेहरा नज़र आ गया, जिसे देखकर मेरे धक्क से हो गई थी। क्योंकि वह औरत और कोई नहीं बल्कि नंदिनी दीदी थी। और उस आदमी के हाथ पर फिर मेरी नज़र पड़ी, जिस पर एक निशान बना हुआ था। इससे पहले कि मैं उस आदमी के गिरेबान को खींचकर उसका चेहरा देखती, ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ चुटकियों में गायब हो गया। वहाँ कुछ भी नहीं था और मेरी आँख खुल गई। जब मेरी आँख खुली तो देखा कि मैं तो अपने बिस्तर पर ही लेटी हुई थी और मेरे बगल में मीना और मुन्ना भी सो रहे थे। मैं बिल्कुल पसीने से तर हो गई थी। मैंने तुरंत ही एक गिलास पानी पिया और तभी मेरी नज़र सामने दीवार पर लगी नंदिनी दीदी की तस्वीर पर गई। फिर एक बार फिर से मैं अपने उस सपने के बारे में सोचने लगी। अब मुझे इतना समझ आ गया था कि नंदिनी दीदी मुझे वह दिखाना चाह रही थी जो वह किसी को बता तक नहीं सकी। इसका मतलब साफ था कि उनके साथ कुछ गलत हुआ था, लेकिन वह गलत किसने किया था? फिर मुझे उस आदमी के हाथ पर बना हुआ वो निशान याद आया। मैंने अगली सुबह ही उस निशान को एक कागज़ पर बनाकर जब मीना को दिखाया तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गईं। वो कहने लगी कि ये निशान तो इसी हवेली के आदमियों का है। मैंने कहा कि तुम कहना क्या चाहती हो? तो मीना ने कहा कि दरअसल ये निशान तो इस हवेली के सभी आदमी अपने हाथ पर बनवाते हैं। इसका मतलब साफ था
कि नंदिनी दीदी के साथ गलत करने वाला कोई बाहर वाला नहीं, बल्कि इस हवेली का ही कोई आदमी था। लेकिन आखिर वह कौन था? मुझे अभी तक इस निशान के बारे में इसीलिए नहीं पता था क्योंकि मेरी और राजवीर की कोई खास नज़दीकियां नहीं थीं और इसीलिए मैंने कभी उनके हाथ पर आज तक ध्यान ही नहीं दिया था। लेकिन मीना तो यहाँ क्योंकि काफ़ी सालों से काम कर रही है। मीना कहने लगी कि मुझे इस पूरे घर में सिर्फ एक आदमी पर ही शक है। मैं समझ गई थी कि मीना किस ओर इशारा कर रही थी। मैंने और मीना ने एक साथ विक्रम का नाम लिया। वो कहने लगी कि उनकी नज़र बहुत ख़राब है और उनके शौक़ भी बहुत बुरे हैं। वह हर रोज़ वैश्याओं की कोठी पर जाते हैं और शराब में धुत रहते हैं। इसी सब की वजह से बड़ी भाभी भी हमेशा बेचारी गम में डूबी रहती है क्योंकि उनका पति तो एक नंबर का धोखेबाज है। लेकिन सिर्फ शक के आधार पर हम ये नहीं कह सकते थे कि विक्रम ही वह आदमी था। हमें उसके लिए सबूत चाहिए थे। मैंने मीना से कहा कि अगर ऐसा ही है कि विक्रम ने ही ये सब किया है तो फिर उस रात विक्रम शादी से जल्दी लौट आया होगा और जहाँ तक है वह पैदल तो नहीं आया होगा क्योंकि यहाँ से जहाँ पर शादी हुई थी वो जगह काफ़ी दूर है। वह ज़रूर ड्राइवर के साथ ही आया होगा। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जो तुम कहीं से भी ये पता करवा सको कि उस रात विक्रम हवेली लौटा था या नहीं लौटा था? कुछ देर सोचने के बाद मीना बोली कि मैं ये बात पता करवा सकती हूँ, लेकिन इसमें मुझे मेरे पति की ज़रूरत होगी। उसने कहा कि मेरा पति जिस ठेके पर शराब पीने जाता है वहीं पर यहाँ के ड्राइवर भी जाते हैं और शराब एक ऐसी चीज़ है कि नशे में आदमी सब कुछ सही सही बोलता है। लेकिन मेरा पति बड़ा ही लीचड़ किस्म का आदमी है। बिना किसी लालच के वो एक उंगली भी नहीं हिलाता। मैंने तुरंत ही अपने पास जितना कैश रखा हुआ था उसमें से काफ़ी पैसा उठाकर मीना के हाथ पर रखा और उससे कहा कि जितना भी पैसा खर्च हो, लेकिन मुझे जल्द से जल्द इस सवाल का जवाब चाहिए। और फिर एक हफ्ते के बाद जब मीना वापस लौटी तो उसने मुझे जो कुछ बताया मेरे कानों से खून ही निकलने लगा था। मीना के चेहरे की भी हवाइयाँ उड़ चुकी थीं। वो कहने लगी, मैथिली भाभी, उस रात हवेली लौटकर कोई आया तो था, लेकिन वह विक्रम नहीं था। मैंने मीना से कहा कि अगर वह विक्रम नहीं था तो फिर भला कौन था? उसने डरते डरते अपने मुंह से जो नाम लिया वह मेरे बड़े ससुर का था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि क्या सच में मेरे बड़े ससुर ने ये सब किया है। मीना कहने लगी कि उन्होंने ही सबको ये बात उस दिन बताई थी कि नंदिनी को उन्होंने खुद किसी गैर आदमी के साथ देखा था और उसके बाद ही नंदिनी भाभी ने ये सब कर लिया। वह पहले चश्मदीद इंसान थे। मेरी उलझन तो ये सब सुनकर अब और भी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही थी। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरे बड़े ससुर इतना घटिया काम करेंगे और उनकी नीयत में इस कदर खोट होगा। लेकिन अब इस बात को भी मैं आखिर कैसे साबित कर सकती थी? मुझे अब भी कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। मैं भगवान से हर गुज़रते दिन के साथ प्रार्थना कर रही थी कि वह मुझे कोई रास्ता दिखाए कि तभी एक दिन मुझे बाहर आंगन में से किसी औरत के बहुत तेज़ तेज़ हंसने खिलखिलाने की आवाज़ें आने लगीं। वह बहुत ही चटपटी और मसालेदार बातें करके मेरी सास के सामने खूब हंस रही थी और बाकी के सब लोग उसकी बातों पर चटकारे भी ले रहे थे, लेकिन बीच बीच में मुंह भी बना रहे थे। वह सर से लेकर पैर तक खूब सजी धजी थी। इतना श्रृंगार तो हम लोग शादियों में भी नहीं करते हैं। मैंने तुरंत ही मीना को बुलाकर पूछा कि ये औरत कौन है, तो वो कहने लगी कि ये तो हमारे गांव की रौनक है। सारे आदमी हर रोज़ इस रौनक के यहाँ पर अपनी हाजिरी दर्ज कराने जाते हैं। पहले तो मुझे उसकी बात समझ नहीं आई। फिर उसने मुझे बताया कि दरअसल ये एक वैश्या है और गांव का लगभग हर एक आदमी इसी के पास जाता है। इसी की वजह से ही यहाँ पर जो बाकी की औरतें जो ये काम करती हैं उनका काम ठीक से नहीं चल रहा। मैंने कहा, भला ऐसा क्यों? इसमें ऐसा खास क्या है? क्या ये कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत है? इस पर मीना बोली,
कि खूबसूरत तो वो सब भी हैं, लेकिन जो बात इसमें है वो बाकी सब में नहीं है। मैंने कहा, भला ऐसा क्या है इसमें? तो मीना ने बताया कि दरअसल इस औरत में एक खास गुण है, ये हर किसी की नकल बहुत अच्छे से उतार लेती है। क्या आवाज़ हो, क्या हाव भाव हो, या किसी का क्या चाल चलन हो, सब कुछ बिल्कुल इस तरह से हूबहू नकल करती है कि कोई भी पहचान ही नहीं पाए। और ये आजकल की जितनी भी हीरोइनें हैं उन सब की नकल उतार लेती है, जिस वजह से जो भी लोग इसके पास जाते हैं उन्हें एक नया ही अंदाज देखने को मिलता है। उन्हें लगता ही नहीं है कि वह हर रोज़ सिर्फ एक औरत के पास आ रहे हैं, बल्कि हर रोज़ उन्हें नई नई औरतों से मिलने का अनुभव होता है। और तो और कई मर्द तो इसे खुद से ही फरमाइश करते हैं कि कभी तुम किसी हीरोइन की नकल करो तो कभी किसी और की, और इसीलिए इस वक्त सबसे ज़्यादा मांग इसी की ही है और इसका ही सिक्का चल रहा है। उसकी ये बात सुनने के कुछ देर के बाद मेरे दिमाग में एक विचार आया। मैंने वह विचार मीना को बताया तो वो कहने लगी कि आपका विचार है तो बहुत अच्छा, लेकिन ये बहुत मुश्किल है और सिर्फ हम दोनों इसे अकेले मिलकर पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें हमें एक तीसरे शख्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। पर भला वह कौन होगा जो हमारा इस सब में साथ देगा? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या ये औरत जिसका नाम तारा है ये इस काम के लिए मानेगी? मैंने कहा, बिल्कुल मानेगी। ये आज जो काम कर रही है वह सिर्फ पैसों के लिए ही तो कर रही है और मैं इसे पैसों में तोल दूंगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि हम अपने इस काम में अपने साथ किसे शामिल करें। फिर बहुत सोचने के बाद मुझे राजवीर से बेहतर कोई नहीं लगा। मैंने जैसे तैसे डरते डरते राजवीर को ये पूरी बात बताई, लेकिन राजवीर मेरी इस बात के लिए तैयार ही नहीं थे। फिर मैंने उन्हें बहुत समझाया कि क्या आप नहीं चाहते कि जो आपका प्यार है उसके माथे पर लगा हुआ कलंक मिटे और जो असली गुनाहगार है वह पकड़ा जाए। बहुत समझाने के बाद जैसे तैसे राजवीर हमारा साथ देने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद राजवीर अपने प्यार को इंसाफ दिलाने के लिए उस वेश्या की चौखट पर जाने के लिए निकल गए और उन्होंने उससे मुंह मांगी रकम देकर इस काम के लिए तैयार कर लिया। पहले तो वह सिर्फ पैसों के लिए ये काम करने को तैयार थी, लेकिन जब उसने देखा कि राजवीर बाकी आदमियों से बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि वह उसे इज्जत दे रहे थे, उसके साथ कायदे से पेश आ रहे थे, तो उसका दिल पिघल गया और फिर वह कहने लगी कि मैं अब इस काम के कोई पैसे नहीं लूँगी, क्योंकि जो इज्जत तुमसे मुझे मिली है वह आज तक कभी किसी आदमी ने मुझे नहीं दी। हमने तारा को बहुत समझाया कि ये काम बहुत ही खतरनाक है, अगर जरा सी भी चूक हुई तो ना जाने क्या होगा। पर तारा कहने लगी कि बचपन से आज तक वह ना जाने कितने ही खतरों को लांघती हुई यहाँ तक पहुँची है। पूरी जिंदगी वह एक ऐसे घटिया दलदल में डूबी रही। कम से कम अब जब एक अच्छा काम करने का मौका मिला है तो उसे तो बिना किसी स्वार्थ के किया जाए। मैं तारा का बड़ा दिल देखकर बहुत खुश थी। मैं यही सोच रही थी कि हम वैश्याओं को बुरी नज़र से देखते हैं, पूरा समाज और समाज के लोग उन पर थूकते हैं, उनमें कमियां निकालते हैं, लेकिन जो मर्द दिन के उजाले में उन पर उंगलियां उठा रहे होते हैं वही मर्द फिर रात होते ही उनके दरवाज़ों पर लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं और उनकी खूबसूरती में हज़ारों अल्फाजों की शायरियाँ कहने लगते हैं। यहाँ पर सोचने वाली बात तो यही है कि चरित्र किसका गिरा हुआ है, उन वैश्याओं का या फिर उन मर्दों का जो अपने चेहरे पर नकाब ओढ़कर घूम रहे हैं, जो खुद उनके पास चलकर जाते हैं। हमारे समाज की यही विडंबना है कि घूम फिर कर हर चीज़ में गलती सिर्फ औरतों की ही निकाल दी जाती है। खैर, तारा के तैयार होने के बाद हमने अपनी योजना को आगे बढ़ाया और सबसे पहले हमारे कहे अनुसार तारा ने घर के एक एक सदस्य को नंदिनी दीदी बनकर डराना शुरू कर दिया और उसने नंदिनी दीदी के जैसी आवाज़ निकालकर सबको इस बात की धमकी दी कि अब वह अपने असली गुनाहगार को सजा देने वाली है।
उसे मारने वाली है। सबसे पहला निशाना हमने गीता दीदी को बनाया, क्योंकि सबसे ज़्यादा वही नंदिनी दीदी से डर रही थी। कुछ ही दिनों में हवेली में सबके चेहरे पर खौफ नजर आने लगा था। हर किसी के जहन में मौत का डर बैठ चुका था। एक बड़े तांत्रिक को बुला लिया गया था और हमें भी बस इसी दिन का इंतजार था। तांत्रिक को भी हमने पैसे देकर खरीद लिया और उसे अपने ही प्लान में शामिल कर लिया। फिर उसने हमें ऐसी चीज़ें दी जिससे ये साफ साबित हो जाए कि नंदिनी दीदी वाकई में भूत बन चुकी हैं। और तांत्रिक ने वहाँ पहुँचते ही जैसे ही पूजा पाठ शुरू किया, तारा नंदिनी दीदी का भेष धरे हुए उसी कमरे से बाहर निकली जहाँ वह जली थी। ये देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं, जबकि असलियत ये थी कि उस दरवाजे को हम लोगों ने खोल दिया था। इसके बाद तांत्रिक ने एक केमिकल की मदद से सामने दीवार पर जब पानी फेंका तो उस पर खून से अपने आप ये लिख गया कि मैं अपने गुनाहगार को सजा देने आ गई हूँ, जिससे पढ़कर तो वहाँ पर खड़े हुए सभी लोगों की रूह कांप गई थी। फिर तारा जली हुई चमड़ी लगाकर, जो कि पूरी तरह से नकली थी, उसके साथ आंगन में सबके सामने खड़ी हो गई और उसने अपनी दहशत भरी भयानक आवाज़ में सब लोगों को धमकाना शुरू कर दिया कि जो असली गुनाहगार है वह खुद ही सबके सामने आ जाए और सबके सामने अपना गुनाह कबूल कर ले, वरना इस पूरे खानदान को मैं अभी इसी वक्त चुटकियों में ख़त्म कर दूंगी। फिर तुम्हारे इस वंश को चलाने वाला कोई भी नहीं बचेगा। लेकिन अभी तक कोई भी आगे नहीं बढ़ा था, इसीलिए तारा ने सबसे पहला निशाना फिर मीना को बनाया। मीना भी बहुत अच्छा ड्रामा कर रही थी। उसने ठीक ऐसे दिखाया जैसे नंदिनी दीदी का भूत उसका सर पटक पटक कर उसे अभी मार डालेगा। वह बहुत अच्छे से अपने आप को कभी दीवार पर तो कभी ज़मीन पर पटक रही थी। और कुछ ही देर बाद मैंने जो नकली खून उसे दिया था वह सब उसके शरीर से बहने लगा, जिसे देखकर सबकी रूह कांपने लगी थी। घर के खिड़की दरवाजे सब बार बार बंद हो रहे थे, खुल रहे थे। ये काम भी राजवीर ने अपने कुछ विश्वास पात्री लोग थे उनसे अच्छे से करवा लिया था। लेकिन मीना के साथ ये सब होने के बाद भी कोई आगे नहीं बढ़ रहा था कि तभी फिर तारा ने मेरे कहे अनुसार राजवीर को निशाना बनाया, क्योंकि मीना तो बाहर वाली थी लेकिन राजवीर तो घर के ही वंश थे। जैसे ही राजवीर पर हमला होते हुए वहाँ खड़े सभी लोगों ने देखा, तभी मेरे सास ससुर घुटनों पर बैठकर तारा या फिर कहूँ कि नंदिनी दीदी के सामने दुहाई मांगने लगे और भीख मांगते हुए कहने लगे कि हमसे गलती हो गई है। हमें नहीं पता कि तुम हमें किस गुनाह की सज़ा दे रही हो, लेकिन हमारे बेटे को छोड़ दो। हम आज के बाद कभी भी तुम्हारे चरित्र पर कोई तोहमत नहीं लगाएंगे। ये सब देखकर गीता दीदी बुरी तरह से दहशत से भर गई और वह अचानक ही रो रो कर कहने लगी कि आप लोग सच क्यों नहीं बता देते? आखिर कब तक अपने इस गुनाह को छुपाते रहेंगे? आप लोग गुनाहगार हैं और आपके गुनाह की सज़ा हम सबको क्यों मिल रही है? गीता की बात सुनकर सब लोग उस तरफ देखने लगे जिधर वह देखकर बोल रही थी। वह मेरे बड़े ससुर और विक्रम के सामने भीख मांग रही थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी तारा ने गीता के डर का फ़ायदा उठाते हुए उसे ऐसे दिखाया कि वह अब गीता पर हमला करने वाली है। वह जैसे ही उसकी तरफ आगे बढ़ी, गीता ने अपना आपा खो दिया। उसे अपनी जान जाने का डर बैठ गया था और फिर उसने चिल्ला चिल्ला कर खुद ही सबको बता दिया कि नंदिनी भाभी उस रात खुद नहीं मरी थी, बल्कि उन्हें तो मारा गया था और उनके साथ ये सब करने वाला और कोई नहीं बल्कि पापा और बड़े भैया हैं। अब सबके सामने सच आ चुका था, एक ऐसा सच जो लावा बनकर सबके कानों में उतरा तो हर किसी के कान के पर्दे लगभग फट चुके थे। किसी को भी अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि गीता ये सब क्या कह रही है। और एक सवाल ये भी था कि इसका मतलब इस सब सच्चाई के बारे में गीता को पहले से ही सब कुछ पता था। इसके बाद तारा ने गीता को धमकी दी कि अगर तूने सबको सच सच नहीं बताया तो मैं तुझे अभी
4 टुकड़ों में बांट दूंगी। इसके बाद गीता ने रो रो कर सबको जो कुछ भी बताया। उसे सुनकर तो सबकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। गीता ने कहा कि उस रात जब शादी में घर के सभी लोग गए हुए थे तो आधी रात को मुझे अचानक भाभी के चीखने की आवाज़ें सुनाई दी। मैं जैसे ही दौड़कर कमरे में गई तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। जब मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो मैंने अंदर विक्रम भैया को भाभी के साथ देखा। उन्होंने भाभी की ज़िंदगी खराब कर दी थी। वह बहुत बुरी तरह से रो रही थी और उनसे भीख मांग रही थी कि वह कैसे भी करके उन्हें छोड़ दें। लेकिन विक्रम भैया उस वक्त नशे में इस कदर डूबे हुए थे कि उन्हें कुछ भी नहीं सूझ रहा था। उन्हें उनकी ना तो इज्जत की परवाह थी, ना दर्द और तकलीफ की। उन्होंने उनके बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा। उनका बच्चा बुरी तरह से गला फाड़ फाड़ के रो रहा था और इधर मैं दरवाज़ा पीट रही थी। लेकिन दरवाज़ा तभी खुला जब सब कुछ उजड़ चुका था। उसके थोड़ी ही देर के बाद पापा हवेली लौट आए। उन्हें देखते ही मैंने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया कि विक्रम भैया ने कितना बड़ा गुनाह भाभी के साथ कर दिया है। मुझे तो यही लगा था कि अब पापा भैया को सजा देंगे, लेकिन पापा ने जो भी किया, मुझे आज तक उस बात पर यकीन नहीं हुआ कि मेरे पापा जो पूरे गांव वालों के साथ इंसाफ करते थे, वह खुद अपने घर में ही इंसाफ नहीं कर पाए। उन्होंने भाभी के मुन्ना को कमरे से उठाकर मेरी गोद में डाल दिया। मुझे पहले तो समझ में नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है और उसके बाद दरवाज़ा बंद करके उनके कमरे में मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। भाभी बुरी तरह से चीखती रही, चिल्लाती रही और रो रो कर इस बात की दुहाई मांगती रही कि कम से कम उनके लिए ना सही, लेकिन उनके बच्चे की खातिर ही उनकी जान बख्श दे, क्योंकि उनके मर जाने के बाद उनके छोटे से बच्चे का क्या होगा। पर ये दोनों राक्षस उस वक्त अपने ही घमंड में चूर थे। इन्हें अपनी इज्जत उनकी जान से ज़्यादा प्यारी लग रही थी। ये नहीं चाहते थे कि किसी को भी इनकी काली करतूतों के बारे में पता चले। ये अपने पुत्र मोह में इतने अंधे हो गए कि उसकी करतूत को ढकने के लिए इन्होंने एक बीवी, एक माँ और एक बहू की जान ले ली और एक छोटे से बच्चे को अनाथ कर दिया। भाभी चिल्ला चिल्ला कर अपने जीवन को छोड़कर चली गई और मैं सब कुछ देखते हुए भी उन्हें नहीं बचा पाई। पापा ने मुझे भी धमकी दी थी कि अगर गलती से भी मैंने किसी के भी सामने अपना मुंह खोला तो मेरे साथ भी बहुत बुरा होगा। उनकी इस धमकी से मैं भी बहुत डर गई थी और फिर इसीलिए मैंने आज तक ये सच्चाई कभी किसी को नहीं बताई। और भैया वो तो इतने बेशर्म निकले कि उन्हें इस पाप का कोई भी मलाल ही नहीं। वह तो अपनी ज़िंदगी आज भी आराम से ही जी रहे थे और मैं यहाँ हर दिन सदमे से मर रही थी। पापा को तो ये सब करके भी चैन नहीं मिला। उन्होंने भाभी के चरित्र को भी पूरी तरह से सारे गांव वालों के सामने तार तार कर दिया, सिर्फ अपने इस कपूत की इज्जत को बचाने के लिए, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि उनकी बात पर हर कोई आंख बंद करके यकीन कर लेगा। पूरा सच सुनने के बाद हर किसी की आंखों से आंसू बह रहे थे। राजवीर भी बहुत बुरी तरह से रो रहे थे। वह कहने लगे, मैंने कहा था ना तुम सबसे कि मेरी नंदिनी कभी गलत नहीं हो सकती। वह सिर्फ मुझसे प्यार करती थी, लेकिन कभी किसी ने भी मेरी बात का यकीन नहीं किया। वह धोखेबाज नहीं थी, वो सिर्फ मेरी ही थी। इस सब के होने के बाद गांव के भी काफ़ी लोग आंगन में इकट्ठे हो गए थे और उन सब लोगों ने भी अपने कानों से पूरी सच्चाई सुन ली थी। हर कोई मेरे बड़े ससुर और उनके बेटे पर थूक रहा था। इसके बाद वह लोग रो रो कर अपने किए की माफ़ी मांगने लगे। बड़े ससुर बोले, ये सब कुछ मैंने अपने बेटे के मोह में आकर किया, लेकिन हमने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। विक्रम बोला, जब से राजवीर की शादी होकर आई थी तब से ही मेरी नज़र उसकी पत्नी पर थी, पर मुझे कभी मौका ही नहीं मिला। शादी वाली रात मेरे लिए बहुत अच्छा मौका था, क्योंकि उस वक्त घर में कोई नहीं था सिवाय मीना और गीता के। गीता का तो मुझे कोई डर नहीं था, लेकिन बस मीना को किसी भी तरह से मैं अपने रास्ते से हटाना चाहता था।
इसीलिए मैंने अपने एक आदमी से कहकर उस रात मीना के पति को, जब वह नशे में डूबा हुआ अपने घर की तरफ जा रहा था, तो उसे धक्का देकर नाले में गिरवा दिया और फिर ये खबर हवेली पहुंचवा दी कि उसके पति को तो बहुत चोट आ गई है। जिसे सुनकर मीना अस्पताल दौड़ी चली गई और इसके बाद मैंने अपने एक दोस्त की मोटरसाइकिल उठाई और सीधा हवेली आ गया। मैं हवेली किसी की भी गाड़ी से नहीं आया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि किसी को भी गलती से ये पता चले कि मैं उस रात हवेली आया था। मैंने सोचा था कि मैं अपना काम ख़त्म करके वापस शादी में लौट जाऊंगा और फिर किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मेरे बड़े ससुर कहने लगे कि मैं उस रात विक्रम को मोटरसाइकिल से सबकी नज़रों से बचते हुए कहीं जब जाते देखा तो मुझे उस पर शक हुआ। इसीलिए मैं तुरंत ही गाड़ी से उसका पीछा करते हुए यहाँ आया और मैं ये देखकर हैरान रह गया था कि ये हवेली वापस आया था। लेकिन आखिर क्यों? पर जब तक मैं हवेली आया तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। अब मेरे सामने अपनी इज्जत बचाने का बस एक ही रास्ता बचा था और फिर मैं वह गुनाह कर बैठा। इसके बाद मैं विक्रम को लेकर वापस शादी में चला गया ताकि किसी को भी हम पर शक ना हो, और अगली सुबह भोर में मैं ही सबसे पहले हवेली आ गया ताकि नंदिनी को ही गुनाहगार साबित कर दूं। उन दोनों बाप बेटों ने अपने गुनाह को कबूल कर लिया था। इसके बाद तारा ने सबके सामने अपनी सच्चाई खोल कर रखी, जिसे देखकर वहाँ खड़ा हर शख्स दंग रह गया था। फिर मैंने सबको बताया कि सच्चाई को सामने लाने के लिए ही हम सब ने मिलकर ये नाटक रचा था, ताकि नंदिनी दीदी के साथ जो कुछ भी हुआ है वह सच्चाई सभी के सामने आ सके। और आज जो सच सामने आया है उसके बारे में तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। तभी वहाँ सभी इस बात की मांग उठाने लगे कि अब पुलिस को बुलाया जाए और इन दोनों बाप बेटों को गिरफ्तार करवाया जाए। सबकी सहमति यही थी। इसीलिए तुरंत ही इस फैसले पर अमल करने के लिए पुलिस थाने में फ़ोन मिलाया जाने लगा। लेकिन कुछ पल में ही जहाँ पहले सब कुछ शांत था, अचानक भयानक तूफान आ गया। इतनी तेज हवा चलने लगी कि किसी को कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे तूफान आ गया हो। सब कुछ इधर उधर उड़कर गिर रहा था कि तभी किसी ने अचानक से जोर की आवाज़ लगाई और ऊपर की तरफ इशारा किया। हम सब ने जैसे ही ऊपर देखा तो सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। ऊपर वही साया दिख रहा था जो आज तक सबको दिखता आया था। डर और दहशत से सबकी जान गले में हिलक गई थी। और फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। उस अंटिया पर लगा हुआ वो झंडा सीधा नीचे आकर गिरा और वह लोहे का सरिया उन दोनों बाप बेटों को चीरता हुआ निकल गया और उनकी वहीं ऐन मौके पर मौत हो गई। इंसाफ हो चुका था। नंदिनी दीदी को इंसाफ मिल भी चुका था। इसीलिए उन दोनों दुष्ट पापियों के प्राण पखेरु उड़ते ही नंदिनी दीदी का वो साया भी तेज रोशनी के साथ धुआं धुआं होकर कहीं गायब हो गया, या ये कहूँ कि उन्हें मुक्ति मिल गई थी। इस भयानक नज़ारे को देखकर हर कोई सदमे में था। एक हफ्ते के बाद सब कुछ शांत हो गया था। मेरे सास ससुर, मैं, मुन्ना, राजवीर और मीना अब गांव के पास ही बनी हुई दूसरी कोठी में आकर रहने लगे थे। हमने हमेशा के लिए उस हवेली को छोड़ दिया था, क्योंकि उस हवेली से बहुत बुरी यादें जुड़ी हुई थीं। शायद नंदिनी दीदी ने इतने दिनों तक बड़े ठाकुर और उसके बेटे को इसलिए बख्श रखा था क्योंकि वह सबसे पहले ये चाहती थी कि उन पर जो लांछन लगाया गया है वह किसी भी तरह से हट जाए। जो असली सच्चाई है वह सबके सामने आए। और जैसे ही सारा सच सबके सामने उजागर हुआ, उन्होंने अपने गुनाहगारों को खुद ही सजा दे दी थी। धीरे धीरे फिर 3 महीने बीत चुके हैं और अब राजवीर जी बहुत खुश हैं, क्योंकि उनके पहले प्यार को इंसाफ मिल चुका था। पूरे गांव वालों के सामने जो हकीकत थी वो सामने आ चुकी थी। अब मेरे और राजवीर के बीच में नज़दीकियां बढ़ने लगी हैं। वह मुझे अपनी पत्नी के अधिकार भी देने लगे हैं। मैं उनके साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिता रही हूँ। लेकिन आज भी हम दोनों नंदिनी दीदी को याद करते हैं, उनकी बातें करते हैं। उस दिन के बाद से नंदिनी दीदी का साया
हमें कभी नहीं दिखा, क्योंकि अब उन्हें मुक्ति मिल चुकी थी और उन्हें शायद अब ये विश्वास भी हो गया था कि उनके मुन्ना की परवरिश मुझसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता था। मैंने राजवीर के सामने फिर ये इच्छा जाहिर की कि मैं कभी भी अपनी औलाद को पैदा नहीं करूँगी, क्योंकि मैं मुन्ना के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करना चाहती थी। मेरे इस फैसले को राजवीर ने भी खुले दिल से स्वीकार किया। मीना का भी मैंने उसके पियक्कड़ पति से तलाक करवा दिया और अपने ही पहचान के एक बहुत ही सुलझे हुए लड़के से उसकी शादी करवा दी है और आज वह हंसी खुशी अपना जीवन जी रही है। तो दोस्तों, आपको मेरे द्वारा लिखी हुई ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा, जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।